किसान साथियों, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि अभी जो समय है वह बोनी का समय है और बोनी से पहले बात आती है कि हमें फसल की किस प्रकार से बोनी करना है और साथ ही साथ उसके पहले जो होता है कार्य वो होता है ज़मीन की तैयारी कैसे करें। अगर समय के रहते अगर हम लोग सही तरीके से अगर भूमि की तैयारी करते हैं तो जो बोनी होती है वो बहुत अच्छे सुदृढ़ तरीके से हो सकती है और जो बीज जो है वो सही तरीके से भूमि में प्रवेश करता है और उसके बाद जो अंकुरण जो होता है वो बहुत सही तरीके से होता है। लेकिन इसका किस प्रकार से चयन करना चाहिए, समय का क्या ध्यान रखना चाहिए, तमाम बातें हम लोग आज विशेषज्ञ से जानते हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं किसान भीकम चौहान, बालाघाट, मध्य प्रदेश। चौहान जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि वर्तमान समय में अभी किसान साथियों को क्या करना चाहिए? अभी एकदम सही समय है जब हम अपनी जो फसल पूर्व जो तैयारी करते हैं और लगभग मानसून आने की तैयारी चल रही है, तो उसके मद्देनज़र हम देखते हैं कि हमारी अभी जो खेतों में फसल अवशेष है उनको पहले तो न जलाएं, क्योंकि हम जो ज़मीन से जो लेते हैं वापस करना भी हमारा धर्म होता है। तो हम अभी देख रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन की गुणवत्ता धीरे धीरे कम हो रही है। वो मेन मैटर है कार्बन तत्वों की कमी, या जो जैविक कार्बन है हमारे धीरे धीरे ज़मीन में कम हो रहा है। वो खेती जैविक हो या केमिकल वाली हो, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर हम खेती कर रहे हैं तो मुख्य आधार जो होता है वो कार्बन का होता है। तो नरवाई न जलाए, कतई न जलाए। अगर है पेड़ पौधे, उनको हम खेतों के मेड़ों में या कोनों में या साइड में करके उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं वो हमारी ज़मीन में मिल के घुल करके जो अपघटित होकर के वो खाद का रूप लेंगे और वो अपने कार्बन में परिवर्तित होंगे। साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन में हमारी जो खरपतवार है, पहली जुताई जब पहला पानी आए तब हम कर लें तो जो कृषि अवशेष है और फसल अवशेष है, साथ में हमारे जो खरपतवार जो उग चुके हैं उनको हम ज़मीन में मिला करके कार्बन की पूर्ति का एक समाधान कर सकते हैं। और इसी समय हम कार्बन बढ़ाने के लिए सन, ढेंचा, सनई आदि जो बीज है, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री या तिलहनी, तो उसमें हम ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं कि कुछ मक्का है, संढेचा है या तिल है। इनका एक अनुपात बना करके अगर हम खेतों में डालते हैं तो जो हमारे खेतों में पोषक तत्व कम हो रहे हैं उनकी भी पूर्ति होगी। नाइट्रोजन के जो जीवाणु हैं वो उनके फिक्सेशन की व्यवस्था होगी, क्योंकि जो हम ये हरित खाद और जो आच्छादन के लिए इन फसलों का चयन करते हैं फसल पूर्व या मल्चिंग के रूप में, तो इनकी बुआई पहले कर देना चाहिए। निर्भर होता है कि बारिश टाइम पे आए और साथ ही साथ बहुत से ऐसे ज़िले में किसान हैं जो वो अपने क्षेत्र में परिपूर्ण नहीं है। ये कह सकते हैं कि बहुत से किसान साथियों की व्यवस्थाएं जो होती है वो जल की नहीं है, वो मौसम पे या बारिश पे निर्भर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी विडंबना ये हो जाती है कि आप सन ढेंचा की खेती नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात बोला आपने। तो हम देखते हैं कि कम से कम 30% खेत ऐसे हैं जिन्हों में गेहूं की और चने की जुताई हुई है, तो उस जुताई में हम डायरेक्ट डाल दें। बहुत ज़रूरी नहीं कि हम जुताई करके भी डालें। पहला पानी आता है, हम जो भी बीज डालेंगे तो उसमें जर्मिनेशन होगा और सन ढेंचा आराम से उग जाता है, कहीं कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कम खर्चे में भी काम किया जा सकता है। तो ये तरीका बड़ा अच्छा है। इसके बाद ये बताइए कि अभी बीजों का चयन किस प्रकार से करना चाहिए किसान साथियों को? देखो, जब तक अभी पानी नहीं है, बाकायदा हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, धूप अच्छी है, तो जो चयनित हमारे बीज है, अगर हमारे स्वयं के बीज हैं तो उनको हम अच्छी धूप दिखाएं, उपचारित करें नमक के पानी से, और सूखी अगर डालना है तो नमक के पानी से उपचारित करके हल्का सा सूखा करके हम डायरेक्ट खेत में उसकी जो है नर्सरी की बुवाई करें। और अगर हम थोड़ा सा पानी आने के बाद करते हैं, थोड़ी सी गीली ज़मीन में करते हैं, हल्की सी जब नमी हो ज़मीन में, तो तब थोड़ा सा उसको जैविक तरीके से अगर हम उपचारित करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कहने का मतलब ये है कि जड़ों में जो बीमारियां होती है, जिसको फफूंद जनित बीमारियां बोलते हैं, खास करके हमारी ज़मीन में जो है जो फफूंद होते हैं उनका व्यवस्थापन अगर हम पहले से करें, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई बीमारी हो उसके पहले ही अगर हम उसका टीका लगा लें तो कितना अच्छा हो। और साथ ही हम देखते हैं कि हम जो परंपरागत तरीके से जो हम खाद डालते हैं, जिसको हम घूरे का खाद बोलते हैं, तो वो पूर्ण अपघटित न होने की वजह से उसमें पहले से ही जो है फफूंद के जो है पूरी कॉलोनियाँ होती है। साथ में हम देखते हैं कि उसमें वाइट गर्भ होते हैं जो तना छेदक का जो है, उसमें हम उसको इल्ली रूप में भी देखते हैं, कुछ
तितली रूप में भी देखते हैं। तो उसका व्यवस्थापन अगर हम करें नर्सरी के समय तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम एक साधारण सा फार्मूला कहे या साधारण सा टोटका कह लें, वो साधारण रूप से जैविक खेती या केमिकल खेती दोनों में किया जा सकता है। तो हम इसके लिए हमको बहुत आसानी से मिलने वाली जो चीज़ें हैं, खास करके हम गौ आधारित खेती की बात करते हैं, तो वहाँ हम देसी गाय के कंडे 10 लीटर पानी में उसको भिंगाएं और उसके पानी में हम 10 ml छाछ, 10 ml गौमूत्र और 10 ml दूध ताज़ा मिला करके 1 ग्राम चूना डाल करके बुझा हुआ, और इनका पूरा जो है घोल तैयार करके लगभग ये 10 लीटर के आसपास जो होता है, इसमें हम अपने चयनित जो बीज को उपचारित करें। तो इससे सबसे ज़्यादा कि फफूंदजन्य बीमारी, जीवाणुजन्य बीमारी और जो कीटक फंगस वगैरह जो है या जो भी वायरस वगैरह का जो है ना, उसके जो स्पोर्स है, रोगाणु हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। और इन बीजों का हम अगर अपने खेतों में डालते हैं तो हमारी नर्सरी स्वस्थ होगी, अच्छा उसका जनरेशन भी होगा और ग्रोथ भी अच्छी होगी। और साथ साथ हम देखेंगे कि जो जड़ों की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि इसमें आप देखो कि स्वस्थ जड़ें होगी तो जड़ों का सफ़ेद कलर होगा। तो इस तरह हम पूर्व तैयारी में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये तो बहुत अच्छी बात बताया आपने। ये भी आपने बताया कि इसके पहले जो घोड़े की जो खाद की बात थी, हम लोग देख रहे हैं कि अभी लगभग टोटल पूरे अगर जिले की बात करें या लगभग जो किसान साथी है, यह लगभग 90% लोगों ने अपने घोड़े का जो खाद है वह खेतों में डाल दिया है। और ऐसी स्थिति में ये देख रहे हैं कि लगभग उसमें नमी नहीं है भूमि में। तो क्या कहाँ तक यह सही है और कहाँ तक गलत है, ये किसान साथियों को बताया कि बहुत से लोग यही सूखे में खाद डाल देते हैं भूमि में। तो जो हमारे जो उसमें जो मित्र जो कीट है वो क्या वहाँ पर उसमें सुरक्षित रह पाएंगे? देखो, कोई भी चीज़ अगर अपघटित हुई है तो वो काम की है, और अगर अर्ध अपघटित है या अपूर्ण है अपघटित, तो वो शायद पूरी बीमारियों का जो सोर्स है, जो स्रोत है, हम उसको मान सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी अगर चीज़ अपघटित नहीं हुई है या अधकच्चा जो खाद की जिसको बोलते हैं हम, कंपोस्ट बोलते हैं, घुरे का खाद बोलते हैं, वो जब भी पानी आएगा, नमी आएगी, तो उसमें फंगस की कॉलोनियाँ बढ़ना चालू होगी। तो वो पूरी घुरे की खाद की जो फंगस है पूरे खेत में छा जाती है, और वो अपनी पूरी कॉलोनियाँ पूरे हमारे खेत में और पूरे एरिया में फैल जाती है, और वापस हमारा खेत फिर रोगग्रसित हो जाता है और फफूंद रोग से जनित हो जाता है। तो इसके लिए अच्छा उपाय यह है कि पहला पानी आ जाए और लगभग ज़मीन में ठंडक हो जाए, और हम देखें कि अब पानी लगातार आने वाला है, तो इस समय हम जो है एक देसी उपचार कर सकते हैं। और उसका फार्मूला यह है कि हमको गौमूत्र लगेगा, वो नया पुराना कुछ भी हो सकता है, छाछ लगेगी, और साथ में अगर हम नीम का तेल लें तो नीम का तेल हो सकता है कि वो मेडिसिनल हो या कंपनी का तैयार किया हुआ, प्रोसेस किया हो, कैसा भी हो। लेकिन अगर हम एक लीटर टंकी में इसका अगर प्रयोग करें तो 10 ml नीम का तेल, 1 लीटर मठा और 1 लीटर गौमूत्र, ऐसे अनुपात में। और इसमें एक जो शैम्पू होता है, वो अगर हर्बल शैम्पू अगर होता है तो 1 पाउच अगर हम डाल दें तो ऐसे वो पूरा उसका एक डाइल्यूशन बन के और एक अच्छा घोल बन जाता है। और ये प्रति एकड़ हम 7 से 8 पंप अगर ऐसे स्प्रे करें तो हम देखेंगे कि कीटक, फंगस, जीवाणु और अन्य जितनी भी बीमारियां उनका हम रोकथाम कर सकते हैं। और ये जो है हमने जो मठा डाला है, वो मठा जो है जो पूर्णतः जो अपघटित नहीं है, हमारे जीवांश कहलाना चाहिए, कार्बन तत्व है या कूड़ा करकट है, पान पत्ती, फसल अवशेष है, या हमारा जो डाला हुआ जो घोरे का खाद है, उसको अपघटित करेगा और हमारी ज़मीन का, भूमि का उपचार हो जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताया आपने हमारे किसान साथियों को। तो किसान साथियों, यह थे हमारे सफल कृषक डॉक्टर भीकम जी चौहान। आप इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते।